अस्सलाम वालेकुम जी। मैं डॉक्टर सैफुल्ला, पंजाब मेडिकल कॉलेज 1995 का ग्रेजुएट। मैं लॉस वेगस डॉक्टर अशर शहजाद साहब के पास आया हूँ। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है? आप कैसे हैं? बहुत खुशी हुई आपसे मिलके। मैं जी रात को इन्हीं के पास ठहरा हुआ था। ये मुझे ज़बरदस्ती होटल से घसीट के ले आए और बहुत अच्छी इन्होंने मेरी मेहमान नवाजी की है। थैंक यू सो मच जी, आपका शुक्रिया, आपने अपनी कॉन्फ्रेंस में से टाइम निकाला। और मैंने और सैफ ने रात 3-4 बजे तक साउथ अफ्रीका और पाकिस्तान का मैच देखा। तो पता नहीं हम कैसे सरवाइव कर रहे हैं, बट सारी रात इसने मुझे जगाया जी। और जब रेन से मैच रुका तो हम फिर महल सोने गए हैं। डॉक्टर साहब, आप तकरीबन 2 दहाइयों से आप अमेरिका में हैं। जी, तकरीबन 20 राइट। साल हो गए। अच्छा, मुझे अब ये बताएं, जब आपने 1995 में एमबीबीएस किया, उसके बाद आपने मुझे बताया कि आपने सर्जरी में और फिर साइकियाट्री में जी जी हाउस जॉब की। तो आप बताएं कि जो आपकी प्रैक्टिकल लाइफ शुरू हुई, तो वो ज़रा मुझे बताएं कैसे किया, हाउस जॉब के बाद क्या हुआ। तो हाउस जॉब के बाद अभी मैं हाउस जॉब में ही था, तो एक अपॉर्चुनिटी फैसलाबाद के अंदर पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन के अंदर एक मेडिकल ऑफिसर की जॉब थी। उसके लिए तकरीबन 100 के करीब कैंडिडेट्स थे। अच्छा। तो डेफिनेटली पेरेंट्स की दुआएं, दोस्तों की मोहब्बत और अल्लाह ताला के करम से आई वॉज एबल टू गेट दैट अपॉर्चुनिटी। तो आपने compete किया? इंटरव्यूज थे, थोड़ा सा प्रोसेस था। आई वॉज ऑफ कोर्स द वन विद लीस्ट एक्सपीरियंस, but I was able to convince them that I can take care of their patients and whatever comes with that. तो आपने पीटीसीएल में कितना अरसा आपने जॉब की? मैंने तकरीबन टोटल लगभग 5 साल के करीब काम किया वहाँ पे। अच्छा जी। और उस दौरान हमने पूरे सिस्टम को स्ट्रीमलाइन किया। हमने एक डाटाबेस क्रिएट किया, जिस ज़माने में डाटाबेस का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। अच्छा, माशाल्लाह। जी। उसमें हमने जनाब तकरीबन 4,500 फैमिलीज को एनरोल किया, क्योंकि वहाँ पे पेशेंट्स जो थे वो एम्प्लॉयज़ और उनकी फैमिलीज को भी कवरेज थी। और प्राइवेटली सारे पेशेंट्स को ये पीटीसीएल की तरफ से फैसिलिटी थी कि वो अपना इलाज हॉस्पिटल्स में भी कराएं, डिस्पेंसरी में भी कराएं और मेडिकेशन भी फ्री मिले। अच्छा। तो काफ़ी मुझे उससे एक्सपीरियंस भी हुआ। अच्छा, आप मुझे सुबह ही बता रहे थे कोई आपने वहाँ पे करप्शन पकड़ी थी, वो क्या था मसला? जी बिल्कुल, पहले साल जो 1996 का स्टार्ट था, उससे पहले साल के अंदर ही हमने 88 मिलियन रुपीस, उस जमाने में जो 88 लाख रुपया बिग अमाउंट, उस जमाने में बहुत बड़ी रकम थी, जो पहले साल के दौरान ही हमने उसको ना सिर्फ उस फ्रॉड को आइडेंटिफाई किया, बल्कि उन हॉस्पिटल से जो इस करप्शन के अंदर शामिल थे उनसे हमने वो पैसा रिकवर भी किया। तो आप मुझे ये बताएं कि वो करप्शन थी क्या, वो क्या करते थे? उसमें सब डिफरेंट चीज़ें थी। उसके अंदर जो एक आम पेशेंट की केयर थी, उसको 10, 20, 50, 100 गुना एक्स्ट्रा चार्ज किया जा रहा था। फिर जो सिंपल प्रोसीजर थे, जैसे आपकी बेसिक IND है, एक बेसिक डिलीवरी है किसी पेशेंट की फैमिली की, या कोई सिंपल सर्जिकल प्रोसीजर है, अपेंडिक्स निकाला है, गॉल ब्लैडर निकाला है, तो उसके फर्ज करें उस जमाने में अगर 4-5 हज़ार रुपया उसकी कॉस्ट थी, तो वो उसको 50,000, 60,000, 70,000 के करीब लिख के उसको वो टेलीफोन, यानी ओवर बिलिंग कर रहे थे। ओवर बिलिंग ना सिर्फ कर रहे थे, बल्कि जो टेली का कम्युनिकेशन कंपनी के वहाँ पे उस टाइम करता धरता थे, एक्सेप्ट फॉर सम पीपल, सम ऑनेस्ट पीपल इन द हायर एडमिनिस्ट्रेशन, वो उसको अप्रूव भी कर रहे थे, उनको पेमेंट भी हो रही थी। अच्छा। तो उसमें ना सिर्फ फैसलाबाद बल्कि सरगोदा, खुशाब, मियांवाली, भक्कड़, जंग, चिन्योट, कोई आधे के करीब पंजाब था, जिसका मैं इंचार्ज बना कोई 1-2 साल के बाद। तो आप वहाँ क्लिनिक भी करते थे, कोई पेशेंट्स भी देखते थे? जी बिल्कुल, मैं ऑन ए डेली बेसिस आई वाज सीइंग ऑलमोस्ट 50+ पेशेंट्स, और
उसको सुबह के टाइम में क्लिनिक करता था, और उसके बाद जो शाम को टाइम बचता था उसके अंदर हम इन चीज़ों को देखते थे और उस सिस्टम को बेहतर करने की कोशिश कर रहे थे, जिससे पेशेंट्स को और उनकी फैमिलीज़ को फ़ायदा हो, ना कि जो करप्ट ऑफिसर्स या करप्ट माफिया है उसको फ़ायदा हो। तो आप ये 5 साल मेडिकल ऑफिसर रहे, कोई तरक्की वरक्की भी हुई? मेडिकल ऑफिसर मैंने शुरू में सिर्फ फैसलाबाद डिस्ट्रिक्ट के लिए था, लेकिन उसके थोड़े अरसे बाद उन्होंने मुझे प्रमोट करके पूरी जो एक हाफ ऑफ द पंजाब प्रोविंस उसका आई वाज एबल टू मैनेज दैट ऑन माय ओन। तो आई ओवरसा 7-8 डिफरेंट हॉस्पिटल्स और 3-4 के करीब डिस्पेंसरीज थी। तो जैसे मैंने कहा कि तकरीबन 20 से 25 हज़ार लोगों का एक जो थे जो सिस्टम से फ़ायदा उठा रहे थे, जिनमें पेशेंट्स और फैमिलीज थी, उनको हमने मैनेज किया इतने सालों में। अच्छा, वहाँ पे इतनी अच्छी जॉब, इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन की जॉब, तो क्या हुआ? जी, वहाँ से आप फिर अमेरिका क्यों आ गए? फ़वायद तो बेशुमार थे, और जैसे आपको पता है पाकिस्तान में जो कल्चर है, जिसमें आप कह रहे हैं ऑफिसर कल्चर या वीआईपी कल्चर, उसका तो कोई मुकाबला दुनिया में नहीं है। तो मैंने उनके बिहाफ पे, हालांकि ज़ाहिरी बात है तनख्वाह तो बंदे की उतनी होती है, लेकिन जो फैसिलिटीज़ थी वो बेशुमार थी। तो उनके साथ मैंने तकरीबन पूरा पाकिस्तान ट्रैवल किया, डिफरेंट जगह पे जाके, इंक्लूडिंग कोयटा, पेशावर, कराची तक जाके हमने इंस्पेक्शंस की। और लेकिन मेरी फैमिली यहाँ पे 1970 से अमेरिका के अंदर आ गए थे। अच्छा। तो फिर मैं यहाँ आने का मकसद ये था कि अल्लाह ताला की तरफ से मेरे वालिद साहब की डेथ हो गई 1999 में। अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे। आमीन। तो उसके बाद फिर कोई भी मेरा फैमिली का बंदा वहाँ नहीं था पाकिस्तान में, तो उन्होंने मुझे काइंड ऑफ मजबूर किया कि आप अब यहाँ आए। तो इस दौरान में आपकी, जो आप फैसलाबाद में थे, तो उस दौरान में शादी वगैरह हुई, बच्चे हुए? बच्चे तो सारे यहाँ आके ही हुए साहब भाई, अमेरिका में ही। तो शादी जो थी वो 1999 में मेरे वालिद साहब की डेथ हुई, तो फिर उसी साल ही उनकी डेथ से तकरीबन बल्कि 1 माह पहले मेरा निकाह हुआ था। अच्छा। तो फिर उसी दौरान हम इस प्रोसेस में से गुजरे के अमेरिका मूव करना है। तो मुझे, क्योंकि मेरी अम्मी और पेरेंट्स की तरफ से और जो बहन भाई यहाँ पे थे उनके साथ फैमिली इमिग्रेशन थी, तो मेरी वाइफ जो थी वो यहाँ पे पली बड़ी थी शुरू में अमेरिका में। तो उनके फादर जो थे वो पाकिस्तान उनको ले गए थे बाद में, तो फिर वहाँ से हम दोनों इकट्ठे अमेरिका आ गए। अच्छा अच्छा, सही है। तो आपको अमेरिका के वीज़े वगैरह की कोई प्रॉब्लम नहीं थी? नहीं, वीज़े वगैरह की कोई प्रॉब्लम नहीं थी। पहले ग्रीन कार्ड था, जिस तरह होता है, आप इस चीज़ से बिल्कुल फेमिलियर हैं। उसके बाद जो भी प्रोसेस था सिटीजनशिप तक का, तो वो बड़ी आसानी से हो गया था। तो आप, जैसे आपने बताया 5 साल आप एक सरकारी जॉब करते रहे इतने बड़े अदारे में। जी जी। तो उस दौरान कोई आपने पढ़ाई वगैरह जारी रखी मेडिकल की? सिर्फ आप कह लें कि आई ट्राई टू बी करंट विद द ऑनगोइंग गाइडलाइंस एंड ऑल दैट, पर एज सच मेरा कोई इरादा नहीं था अमेरिका सेटल होने का, तो मैंने इसलिए परसू नहीं किया था उस जमाने में जो यूएसएमएल सर्टिफिकेशन थी। तो इधर आपने आके फिर यूएसएमएल आपने अमेरिका आके किया? हाँ जी, अल्लाह का शुक्र है इसमें भी कि क्योंकि जाहिर बात है एक फॉरेन ग्रेड के लिए, इवन दो आई हैड नो वीज़ा इशू, बट फॉरेन ग्रेड के लिए ऑलवेज चैलेंजिंग कि आप एक नई जगह पे जाके ना सिर्फ उनके एग्जाम दें बल्कि वहाँ सेटल हों। तो मैंने अल्लाह से ही दुआ की थी, और 8 माह के अंदर मैंने तीनों एग्जाम पास किए। वंडरफुल। हाँ जी, थैंक यू। और उसके बाद रेजिडेंसी के लिए अप्लाई किया। तो गोल यही था कि जहाँ जॉब मिलेगी शुरू कर देनी है। अच्छा, मुझे ये बताएं, बड़ा इंटरेस्टिंग है, आपने यूएसएमएल 8 महीने में क्लियर किया, और जब आप पिछले 5 साल आपको ज़्यादा इन टच भी नहीं थे किताबों के साथ, तो जो नए ग्रेजुएट्स हैं उनको आप क्या सजेस्ट करेंगे अगर उन्होंने यूएसएमएल की तैयारी करनी है? तो कौन सी बुक है या कौन सा अदारा है, कहाँ से नोट्स लें? लेकिन ये हर दफ़ा कुछ सालों के बाद चीज़ें चेंज हो जाती हैं। तो लेकिन जो हमारे ज़माने में था वो यूएसएमएल स्टेप 1, 2, 3 की बुक्स थी, और फर्स्ट एड के नाम से उसको आपने पूरी तरह
शुरू से आखिर तक याद करना है और घोटा लगा के पी जाना क्योंकि उसमें से आधे सवाल उसमें से आते हैं। सही है। और उसके अलावा जो USMLE वर्ल्ड के नाम से जो बुक्स थी जो मैंने उस वक्त प्रिपेयर की थी, अब मुझे अंदाज़ा नहीं है क्योंकि अब तो 15-20 साल हो गए हैं, तो चीज़ें नहीं भी आ गई होंगी, लेकिन मेरी एडवाइस यही है कि जो भी अमेरिका आना चाहता है और इस कैरियर को परस्यू करना चाहता है उसको नंबर 1 जल्द से जल्द एग्ज़ाम देने चाहिए। उस दौरान आप बिल्कुल ब्रेक ना लें। अगर आपने पढ़ना है तो बस बैठ के उसको 6 माह से 1 साल के अंदर ख़त्म करें, क्योंकि अगर आप डिले करेंगे तो वो आपके रेज्यूमे पे आ जाएगा, फिर वो आपके लिए जॉब का हसूल अमेरिका के अंदर मुश्किल हो जाएगा, इवन इफ आपको अगर वीज़े का मसला ना भी हो। तो यहाँ आपको आके रेजिडेंसी कहाँ मिली और किस शोबे में आपने रेजिडेंसी की? तो मैंने 2 ही शोबों में अप्लाई किया था, क्योंकि उसी में मेरी ट्रेनिंग थी सारी। मैंने फैमिली प्रैक्टिस और इंटरनल मेडिसिन में। तो अल्लाह का शुक्र है कि उस वक़्त काफ़ी मुझे इंटरव्यूज़ आए थे। तो जब मैं ऑलमोस्ट मिडवे इंटरव्यूज़ के दौरान था, तो एक हॉस्पिटल किंग्सब्रुक जूइश मेडिकल सेंटर ब्रुकलिन में, उन्होंने मुझे प्री मैच ऑफ़र किया, विच मीन्स कि आपको वेट नहीं करना पड़ेगा जॉब के लिए, आप कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दें और फिर आप अपने काम पे आ जाएं जब रेजिडेंसी शुरू हो। तो मैंने तो इमीडिएटली उसको साइन करके तो आई जस्ट वेंट टू वर्क देन। ओके, तो रेजिडेंसी आपने इंटरनल मेडिसिन में मैंने कंप्लीट की और वही मेरा गोल था उस वक्त। उसके बाद आपने, अभी तो आपने मुझे बताया कि आप कंसल्टेंट हैं इन्फेक्शियस डिजीजेस के। जी बिल्कुल। तो वो आपने कोई फेलोशिप की थी? हाँ जी, तो इन्फेक्शियस डिजीज आई वाज काइंड ऑफ इंटरेस्टेड इन दैट फील्ड। हमारी न्यूयॉर्क स्टेट की तरफ से 2-3 एजेंसीज थी जो ओवरसी करती थी हॉस्पिटल इन्फेक्शन कंट्रोल को, और उनमें मैंने एज ए चीफ रेजिडेंट वहाँ पे काफ़ी काम किया था। तो एक iPro के नाम से ऑर्गेनाइजेशन थी, एक न्यूयॉर्क स्टेट की सुपरवाइजरी कमेटी थी। तो उस ज़माने में हमने कैथेटर रिलेटेड इन्फेक्शंस और काफ़ी चीज़ों को कंट्रोल किया अपने हॉस्पिटल के अंदर। और फिर जो लॉन्ग टर्म एक्यूट केयर पॉपुलेशन थी जिनमें इन्फेक्शन सबसे ज़्यादा चांस होता है, तो उनमें भी हमने काफ़ी कंट्रोल किया। जो हमारा हॉस्पिटल के साथ एफिलिएट एक इंस्टीट्यूट था, इट यूज्ड टू बी कॉल्ड DMRI। उसके अंदर तक वो न्यूयॉर्क स्टेट के अंदर तकरीबन सबसे बड़ी नर्सिंग फैसिलिटी थी, 400 से ज़्यादा उसमें पेशेंट थे। अच्छा। तो उसमें हमने काफ़ी काम किया ड्यूरिंग लास्ट ईयर ऑफ माई रेजिडेंसी। तो जब मैं ग्रेजुएट किया इंटरनल मेडिसिन में, तो मुझे शौक था कि मैं इन्फेक्शियस डिजीज़ करूं। अच्छा। तो लेकिन उस दौरान मैंने इंटरनल मेडिसिन और हॉस्पिटल डॉक्टर के तौर पे भी काम किया 1 साल बीच में। अच्छा। तो उसके बाद फिर मैंने इन्फेक्शियस डिजीज़ की फेलोशिप ज्वाइन की 2009 के अंदर। कहाँ से? उसमें भी अल्लाह का शुक्र है कि मैं काफ़ी जगह इंटरव्यू देने गया, तो लेकिन गोल मेरा यही था कि वेट नहीं करना तो जहाँ मिल जाए। तो न्यू ऑर्लिन्स में मुझे प्री मैच ऑफर हुआ। उससे पहले मुझे यूकॉन यूनिवर्सिटी ऑफ कनेटिकट, जहाँ से आप तशरीफ लाए हैं, वहाँ पे भी ऑफर हुई थी, लेकिन वो 2008 की थी, मुझे थोड़ा टाइम चाहिए था तैयार होने के लिए। सही है। तो मैंने 2009 में फिर न्यू ऑर्लिन्स के अंदर इन्फेक्शियस डिजीज फेलोशिप ज्वाइन की और फिर मैं 2011 में वहाँ से ग्रेजुएट हुआ। तो लास वेगस में आप कब से हैं? लास वेगस में मैं 2011 जुलाई में मूव हुआ, जब फेलोशिप ख़त्म करके। तो तकरीबन 6-7 अमेरिकन स्टेट्स में रहने के बाद मुझे तलाश थी ऐसी जगह की जहाँ पे रोज़ आपको सूरज नज़र आए। सही है। तो जो मेरी थोड़ी बहुत रिसर्च थी उसके मुताबिक ऐसी जगह बहुत कम थी अमेरिका में। तो मैंने जब पूरा देखा कैलेंडर ईयर का वेदर, तो मैंने देखा कि वेगस के अंदर बेशक अगर किसी दिन बारिश भी है तो उस दिन भी सूरज ज़रूर निकलेगा। तो मैं फिर यहाँ पे आ गया। ठीक। तो अभी पीछे जाते हैं, तो आपका बचपन कहाँ गुजरा और कैसा गुजरा? बचपन सारा जी फैसलाबाद में गुजरा और बड़ा अच्छा टाइम गुजरा। आई वॉज वन ऑफ 7 brothers and sisters एंड आई वॉज ऑलमोस्ट द यंगेस्ट वन। तो इसलिए बहनों ने और अब्बू अम्मी ने काफ़ी ख्याल किया, अच्छे तरीके से हमें बड़ा किया, हर चीज़ मुहैया की। और हम फैसलाबाद के इलाके डी ग्राउंड में रहते थे, जो बिल्कुल
इसी तरह था जैसे वेगस की रौनक है। क्या बात है। मुझे याद है हम भी हॉस्टल से डी ग्राउंड जाया करते थे, जी जी। कभी खरीदारी करने, कभी सिर्फ ऐसे ही हाँ जी सैर बिल्कुल। सपाटा करने। तो बहुत कम जगह होती हैं ऐसी जहाँ पे आपको 24 घंटे हर चीज़ मिलती है। हम्म। तो वो वहाँ पे फैसलाबाद था और यहाँ पे लास वेगस है। शरारती थे बचपन? बहुत ज़्यादा। क्या और मेरा शरारत? ख्याल आप को रिलेट कर सकते हैं जैसे हमने कॉलेज में टाइम गुजारा है। तो बचपन में कौन सी स्कूल के ज़माने में सबसे बड़ी शरारत जो आपने की हो? शरारत एज सच ऐसी कोई नहीं थी जिससे किसी को नुकसान पहुंचे, लेकिन ये है कि कभी क्लास में कोई ऐसी शरारत करनी, टीचर को तंग करने के लिए हल्का फुल्का, हाँ हाँ। कभी दोस्तों के साथ स्कूल से जल्दी भाग जाना, तो बस इस तरह की शरारतें थी। घरों की बेलें बजा के भागे? नहीं, ऐसा या नहीं कभी किया। किसी के गाड़ी की टायर की हवा निकाल दी हो? ये जरूर किया। अच्छा। पकड़े तो नहीं गए? नहीं, पकड़े नहीं गए। गुड। चलें जी, आपसे बहुत अच्छी गुफ्तगू हुई, इंशाल्लाह मुलाकात जारी रखेंगे। बहुत शुक्रिया जी, मुझे Thank you बड़ी so खुशी है much. कि आप आए हैं और आपने लास वेगस को आके रौनक बख्शी है। बहुत मेहरबानी आपकी जनाब, तवाज़ो तो की। इंशाल्लाह मुलाकात होती रहेगी। इंशाल्लाह।